हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल साइंस विद फिजिक्स। आप सभी लोग अच्छे से होंगे, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों के द्वारा काफी डिमांड किया गया कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाए, तो हम आप लोगों के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर उस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप अच्छे से रेडी कर लेते हैं तो हम समझ रहे हैं कि आपका एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा होगा। और आइए अब हम दिखाते हैं आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स से रिलेटेड है। आइए चलते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है न्यूटोनियन मैकेनिक्स से रिलेटेड। आप लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़े होंगे। यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन जो है वो हमने इलास्टिसिटी से लिया है। ये क्वेश्चन है डिफाइन वाई के ईटा एंड सिग्मा एंड फाइंड द रिलेशन k is equal to y upon 3 1 minus 2 sigma and eta is equal to y upon 2 1 plus sigma। तो यहाँ पे हम लोगों को डिफाइन करना है y का मतलब यंग मॉडुलस, k का मतलब बल्क मॉडुलस, eta का मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड सिग्मा का मतलब पॉइसन रेशियो। तो हम लोगों को इसमें रिलेशन फाइंड करना है। इसमें 4 रिलेशन होते हैं, तो यहाँ पे 2 रिलेशन ही फर्स्ट और सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये फर्स्ट और सेकंड रिलेशन आप रेडी कर लेते हैं तो बाकी जो 2 रिलेशन है वो भी आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो पहला रिलेशन क्या है, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस अपॉन 3 ब्रैकेट में 1 minus 2 सिग्मा, दिस इज द पॉइसन रेशियो। तो k इज इक्वल टू y अपॉन 3 1 minus 2 सिग्मा। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन एंड सेकंड रिलेशन इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू यंग मॉडुलस अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 प्लस सिग्मा। ओके, तो दिस इज द ईटा इज इक्वल टू y अपॉन 2 1 प्लस सिग्मा। ये 2 रिलेशन है। इन 2 रिलेशन में से अक्सर एक रिलेशन आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। ओके, इसके बाद सेकंड रिलेशन है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो सिग्मा इज -1, सिग्मा इज ग्रेटर देन -1 लेस देन हाफ। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइसन रेशियो को आपको डिफाइन करना आना चाहिए। दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको आप डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद जो दोनों रिलेशन है, इसी दोनों रिलेशन के हेल्प से आप ये लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। सिग्मा इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन हाफ, इसको आप दिखाएंगे। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ वायर। आर वायर या सिलेंडर का भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इट्स वैल्यू इज इक्वल टू c इक्वल टू ईटा पाई r पे पावर 4 अपॉन 12। c यहाँ पे ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट भी कहलाता है और मॉडुलस ऑफ, और ये हमारा टॉर्सनल रिजिडिटी कहलाता है। ओके, c इज आल्सो कॉल्ड द टॉर्सनल रिजिडिटी। ईटा क्या है, दिस इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पाई की वैल्यू आपको पता ही होगी 3.14 और r is the radius of the wire or given cylinder and L is the length. Okay, so this is the torsional rigidity for solid cylinder or wire. This is also called a couple per unit twist. Okay, तो ये हम लोग निकाल लेंगे। अब इसके बाद जो है, ये जो हमारा सॉलिड सिलेंडर के लिए हमने C टॉर्सनल रिजिडिटी निकाला है, यही टॉर्सनल रिजिडिटी आप हॉलो सिलेंडर के लिए भी निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी ईटा पाई R2 पे पावर 4 माइनस R1 पे पावर 4 अपॉन 2L। ओके, तो दिस इज द टॉर्सनल रिजिडिटी फॉर हॉलो सिलेंडर। ओके, ये आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि कंपैरिजन दे देता है। किसमें कंपैरिजन दे देता है, टॉर्सनल रिजिडिटी फॉर द हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो हॉलो सिलेंडर या हॉलो वायर अगर हम लोग लेते हैं और सॉलिड सिलेंडर या सॉलिड वायर लेते हैं, तो दोनों का जब हम लोग कंपेयर करते हैं, उसको ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट जब हम लोग फाइंड करते हैं तो हम लोग को मिलता क्या है, ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट फॉर द हॉलो सिलेंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सॉलिड सिलेंडर। तो ये आपको एग्जामिनेशन में कभी कभी दे देता है निकालने के लिए, तो इसको भी आप निकाल करके रेडी करके जाएंगे। इसके बाद जो एक क्वेश्चन ये इलास्टिसिटी से वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है बेंडिंग ऑफ बीम। तो बेंडिंग ऑफ बीम में हम लोग करते क्या है कि बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। बीम को कैसे बेंड किया गया उसका मोमेंट हम लोग निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट।
ये कभी कभी एग्जामिनेशन में आ जाता है फाइंड करने के लिए बेंडिंग ऑफ बीम में। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, वाई आई बाई आर। ओके, वाई इज द यंग मॉडुलस ऑफ ए गिवन रेक्टेंगुलर बीम या आर सर्कुलर बीम, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, geometrical moment of inertia of a given rectangular beam or circular beam, and r is the radius of circular arc। तो ये चीज हम लोगों को फाइंड करना रहता है। अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है रेक्टेंगुलर बीम का निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आती है बी डी क्यूब अपॉन 12। ओके, अगर इतना आप रेडी कर लेते हैं तो इलास्टिसिटी का आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे रेडी हो जाएंगे। और ये हमें पूरा विश्वास है कि आपको इलास्टिसिटी में से मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को डिफाइन करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर देंगे, उसका फार्मूला आपको सिंपल पता ही होगा, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ओके, इसको डिफाइन कर देंगे, उसके बाद इसके फार्मूला को डिफाइन कर देंगे। m इज द मास ऑफ द गिवन बॉडी एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन एक्सिस ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये तो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद हमें एक्सप्लेन करना है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जिसका यूज करके हम लोग डिफरेंट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। डिफरेंट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट आता है, ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट रहता है फ्रॉम द गिवन एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो है उसको डिफाइन करेंगे और उसका स्टेटमेंट लिखेंगे और उसको प्रूफ करेंगे। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी I इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। आई सी एम क्या है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी फ्रॉम द गिवन सेंटर ऑफ मास। एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम है। m इज द मास ऑफ द होल बॉडी, a इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। ओके, तो ये चीज आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो है वो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ देता है। ओके, तो इसको आप रेडी कर लेंगे। उसके बाद जो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर का जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है और वो किस एक्सिस के अबाउट आपको फाइंड करना है, ये चीज भी वहां पे दिया रहेगा। तो जनरली अबाउट द डायमीटर पूछता है कि स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर क्या होगा। तो यदि हम लोग अबाउट द डायमीटर निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का, तो उसकी वैल्यू आएगी 2/5 mr स्क्वायर, जो कि आप डिराइव किए होंगे। ओके, और वैसे ही स्फेरिकल सेल, स्फीयर जो रहेगा वो सॉलिड आपका रहेगा, स्फेरिकल सेल जो है वो हॉलो रहेगा। हॉलो का मतलब जो हॉलो बॉल होता है, जैसे प्लास्टिक का बॉल जो हॉलो रहता है वो हमारा स्फेरिकल सेल हो जाएगा। उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अबाउट द डायमीटर फाइंड करना रहता है और उसकी वैल्यू जो आएगी वो 2/3 mr स्क्वायर आएगी। ओके, तो ये चीज आप अगर फाइंड कर लेंगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी क्वेश्चन जो है वो हमें आशा है कि जरूर कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज सेंट्रल फोर्स, डिफाइन केपलर्स लॉ, डिराइव ऑल लॉ फ्रॉम द न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। तो आपको पहला काम है कि सेंट्रल फोर्स जो है वो हम लोगों को डिफाइन करना है। तो सेंट्रल फोर्स हम लोग डिफाइन कर लेंगे, दिस इज द फोर्स फ्रॉम द पार्टिकल टू द गिवन पॉइंट, इट इज are always away or towards the given point, okay, and it is depend upon the distance between the particle and from the given point। और सेंट्रल फोर्स को आप डिफाइन कर देंगे और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ आर इक्वल टू एफ आर यूनिट वेक्टर आर। ओके, तो दिस इज द सेंट्रल फोर्स, एफ आर इज द फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस एंड आर इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस, ओके, फ्रॉम द गिवन पॉइंट। ओके, तो ये सेंट्रल फोर्स आप डिफाइन कर देंगे। उसके बाद कैपलर्स लॉ आपको डिफाइन करना है। तो सेंट्रल फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल भी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल, जो फोर्स एक्ट करता है वो हमारा सेंट्रल फोर्स है। ऐसे ही जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है, दिस इज आल्सो द सेंट्रल फोर्स। ओके, तो इसको डिफाइन करने के बाद आपको डिफाइन करना है कैपलर्स लॉ। ओके, कैपलर्स लॉ जो कि हमको लग रहा है कि प्रत्येक एग्जामिनेशन में आपको पूछ देता है। ओके, तो कैपलर्स के 3 लॉ हैं। पहला लॉ जो है वो इलिप्टिकल लॉ है,
मतलब कि आपको बताना होगा कि जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व करता है अबाउट द सन और एक एलिप्टिकल पाथ पे प्लैनेट रिवॉल्व करता है। ओके, दूसरा लॉ जो है वो एरियल वेलोसिटी पे है। जब प्लैनेट रिवॉल्व करेगा तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है, तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट करेगा तो वहां पे dA by dt, दिस इज कॉल्ड द एरियल वेलोसिटी। और ये एरियल वेलोसिटी हमेशा क्या आती है, कांस्टेंट आती है। तो ये आपको एग्जामिनेशन में पूछता भी है, जनरली कभी कभी दे देता है कि केवल सेकंड लॉ को प्रूफ करिए। तो सेकंड लॉ को प्रूफ करने में क्या होगा कि एरियल वेलोसिटी आपको कांस्टेंट दिखाना होगा। एरियल वेलोसिटी के बारे में हमने बताया है कि dA by dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो ये दिस इज द सेकंड लॉ। और थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, दिस इज आल्सो कॉल्ड द हार्मोनिक लॉ। केपलर्स का जो थर्ड लॉ है, दिस इज आल्सो कॉल्ड द हार्मोनिक लॉ एंड इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। दिस इज द केपलर थर्ड लॉ। तो कभी कभी इंडिविजुअली केपलर थर्ड लॉ कह देगा डिराइव करने के लिए, या सेकंड लॉ कह देगा डिराइव करने के लिए, या अगर फुल क्वेश्चन में आएगा तो तीनों लॉ को आपको डिफाइन करना होगा और डिराइव भी करके दिखाना होगा। ओके, तो ये हो गया बाय द यूज ऑफ न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का आप यूज करके तीनों लॉ को डिराइव करके दिखाएंगे। न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ आपको पता ही होगा, F इक्वल टू G m अपॉन r स्क्वायर। ओके, m इज द मास ऑफ द सन या जो भी हमारा बॉडी है, और m इज द मास ऑफ द प्लैनेट। ओके, और r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लैनेट। तो इसका यूज करके हम लोग जो है वो दिखाएंगे, और इसमें अगर निगेटिव साइन लगा देंगे तो हमारा जो फोर्स रहेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा बिटवीन द टू बॉडी। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया, इतना आप रेडी कर लेंगे। इसके बाद जो है इसी कैपलर्स लॉ में से आपको जो है वो सैटेलाइट भी इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट का मतलब कि जो बॉडी प्लैनेट को रिवॉल्व करता है, तो सैटेलाइट भी आपको पूछ देता है, और वो सैटेलाइट भी आप जो है रेडी कर लेंगे। ओके, तो सैटेलाइट भी अगर आप रेडी कर लेते हैं तो सैटेलाइट में क्या होता है कि आपको वेलोसिटी निकालना होगा, रेडियस निकालना होगा, और टाइम पीरियड सैटेलाइट का निकालना होगा जिस भी प्लैनेट के अबाउट वो रिवॉल्व करेगा। तो हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट भी है, मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है जो कि प्लैनेट को रिवॉल्व करता है, मतलब कि अर्थ को रिवॉल्व करता है। उसके अलावा जो हम लोग यहाँ से छोड़ते हैं अर्थ से, वो हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ओके, तो उसका हम लोगों को फाइंड करना होगा कि किस वेलोसिटी से कितने डिस्टेंस पे हम रखेंगे प्लैनेट से, तो उसका वेलोसिटी हमें डिफरेंट मिलेगा। जितना पास हम रखेंगे प्लैनेट के उतना उसकी वेलोसिटी हाई रहेगी, जितना दूर रखेंगे उसकी वेलोसिटी जो है वो कम रहेगी। तो वो वेलोसिटी हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट और सैटेलाइट दिखाना होगा। उसके अलावा हमें टाइम पीरियड दिखाना होगा। उसके अलावा जो है वो हमें वहां पे टाइम पीरियड और डिस्टेंस भी हम लोग फाइंड करके दिखा सकते हैं। तो जनरली जो है वेलोसिटी और टाइम पीरियड तो आपको निकाल करके वहां पे दिखाना होगा। ठीक है, तो ये हो गया सैटेलाइट। इसके अलावा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी आ जाता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब कि ऐसा बॉडी जो कि प्लैनेट को रिवॉल्व करेगा, प्लैनेट जिस डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है उसी डायरेक्शन में हमारा जो सैटेलाइट रहेगा, उसी टाइम पीरियड से दोनों रिवॉल्व करेंगे। उसी टाइम पीरियड का मतलब कि प्लैनेट जो है, जैसे अर्थ है वो हमारा वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करता है अपने एक्सिस पे, 24 आवर में एक चक्कर लगाता है, वैसे ही जो हमारा सैटेलाइट रहेगा वो भी वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करेगा, वो भी 24 आवर में उसके साथ साथ घूमेगा। तो जब हम लोग प्लैनेट से देखते हैं तो वो हमें स्टेशनरी सैटेलाइट दिखाई पड़ता है, तो दिस इज कॉल्ड द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो उसका भी हम लोगों को फाइंड करना होगा कि किस वेलोसिटी से वो रिवॉल्व करेगा, और टाइम पीरियड तो हमें पता ही है कि 24 आवर। तो ये सारी चीज के बारे में हमें बताना होगा, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में हमें वहां पे दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा सैटेलाइट हो गया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? इफ फोर्स F इज कंजर्वेटिव then show that curl F is equal to 0 और del cross F is equal to 0। तो यहाँ पे हम लोगों को कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताना है। कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग किस फोर्स को बोलते हैं? इफ ए फोर्स F is conservative then the work done by a force moving in a particle from position A to B and particle come
from B to A, then the work done depend only on the initial and final position, not depend on the path. Then this type of force is called the conservative force. If work done depend on the path, then the force is non conservative. तो यदि कोई पार्टिकल हमारा A से B पे जा रहा है और B से A पे जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन है वो वर्क डन केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा और उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। और टोटल वर्क डन अगर हम लोग फाइंड करते हैं, सपोज करते हैं यहां से यहां तक का वर्क डन W1 है और यहां से यहां तक का वर्क डन W2 है, तो यदि टोटल वर्क डन हमारा W1 प्लस W2 अगर 0 आ जाता है, उस कंडीशन में भी हमारा फोर्स जो रहेगा वो कंजर्वेटिव रहेगा। और यदि टोटल वर्क डन 0 नहीं आता है, देन द फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा। और यदि फोर्स कंजर्वेटिव है तो कर्ल एफ अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो 0 आएगी या डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0 आएगा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन SHM। SHM का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM सो दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो हम लोगों को SHM को डिफाइन करना है। पार्टिकल अगर हमारा किसी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो करता है या बैक एंड फोर्थ करता है, ओके, और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट रहता है, तो इस टाइप के मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को फाइंड करना होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी? d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। ओके, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या है? k बाई m है। ओके, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k बाई m या ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट k बाई m। ओके, k इज द फोर्स कांस्टेंट। तो ये हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना होगा और उसके बाद एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड करके दिखाएंगे। और जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और उसी सिस्टम का एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तो इस चीज को हमें प्रूफ करके दिखाना है। उसके अलावा इसमें एक ग्राफ होता है, उस ग्राफ को हम लोग जो है वो फाइंड करेंगे। वो ग्राफ जो है हमारा एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट में फाइंड करना होगा। तो वो ग्राफ कुछ हमारा इस टाइप का बनेगा। दिस इज द एनर्जी एंड दिस इज द डिस्टेंस। ओके, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ और ये है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। ओके, और ये हमारा एम्पलीट्यूड है -a से +a तक। ठीक है, तो दिस इज द फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज फॉर द काइनेटिक एनर्जी ग्राफ। ओके, तो ये ग्राफ हम लोगों को प्लॉट करके दिखाना होगा। तो ये भी ग्राफ आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब कि जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो हमारा कोई भी बॉडी जो है, जो पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, वो कंटिन्यूअस ऑसिलेट करता है फ्रॉम द मीन पोजीशन से। ओके, अब होता क्या है कि फोर्स तो हमने लगा दिया, उसके बाद वो बॉडी हमारा ऑसिलेट कर रहा है, धीरे धीरे उस पर बहुत सारे फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करने के कारण उसकी एनर्जी लॉस होती जाती है और वो बॉडी हमारा धीरे धीरे क्या होगा कि रेस्ट में आता चला जाएगा, या हम लोग बोलेंगे कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो 0 होता चला जाएगा। तो इस टाइप का जो मोशन रहेगा वो डैम्पिंग मोशन कहलाता है या डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन कहलाता है। तो इसके लिए भी हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना होगा और वो कंडीशन दिखाना होगा कि किस कंडीशन पे हमें डैम्पिंग मिल रहा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। व्हाट इज फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर? तो फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम लोग करते क्या है कि जो डैम्पिंग हो रहा है, जो बॉडी हमारी रेस्ट में जा रही है ऑसिलेट करते हुए, उसे यदि हमें कंटिन्यूअस ऑसिलेट कराना है तो हम लोग फिर उस पर एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर देते हैं और उस पीरियोडिक फोर्स के कारण जो है वो बॉडी हमारा
कंटिन्यूअस ओसिलेट करता रहता है। तो कंटिन्यूअस ओसिलेट यदि करता रहता है तो उसके लिए हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना होगा, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग फोर्स्ड हार्मोनिक ओसिलेटर का दिखा देंगे। और उसके बाद जो इसी में एक पार्ट है, एक्सप्लेन शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करने के लिए जनरली पूछ देता है, तो वो ग्राफ हम एम्पलीट्यूड में और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके, तो वो ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप का मिलता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का ग्राफ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमारा मैक्सिमम है। मैक्सिमम कब होगा? जब हमारा ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो ये ग्राफ हम लोगों को प्लॉट करके दिखाना होगा। ओके, तो ये हम लोग ग्राफ प्लॉट करके दिखा देंगे। तो हमारा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के बीच में और वो एम्पलीट्यूड हमारा किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा, उस एम्पलीट्यूड को हम लोग फाइंड करके दिखाएंगे। ओके, तो ये हमारा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का कंडीशन हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, एक्सप्लेन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, डिराइव रिलेशन Vg इक्वल टू Vp माइनस लैम्डा dVp अपॉन डी लैम्डा। तो हम लोगों को फेज वेलोसिटी को डिफाइन करना है। फेज वेलोसिटी जिसको कि हम लोग Vp से करेंगे, इट्स वैल्यू इज ओमेगा बाई के। ओके, के हमारा यहाँ पे प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, और ग्रुप वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी डी ओमेगा बाई डी के, ठीक है। ये हम लोग फाइंड करेंगे। इसके बाद इन दोनों में रिलेशन निकालना है, तो वो रिलेशन आपको दिखाना पड़ेगा। वो रिलेशन जनरली एग्जामिनेशन में आता है, उसकी वैल्यू क्या है, Vg इक्वल टू Vp माइनस लैम्डा dVp अपॉन डी लैम्डा। ओके, तो ये रिलेशन हम लोगों को फाइंड करके दिखाना होगा Vg और Vp में। और ये हमारा जो रिलेशन है, दिस इज फॉर द डिस्पर्सिव मीडिया। डिस्पर्सिव मीडिया का मतलब कि जो मीडिया रहेगा वो हमारा मिक्स रहेगा, और उसमें भी पूछ देगा कि नॉन डिस्पर्सिव मीडिया में क्या होगा। तो नॉन डिस्पर्सिव मीडिया में क्या होता है कि वेलोसिटी फॉर ऑल द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द वेव इज सेम। ओके, तो वेलोसिटी अगर सेम है डिफरेंट वेवलेंथ के लिए, तो फिर हमारा क्या होगा कि dVp अपॉन डी लैम्डा क्या होगा, 0 हो जाएगा। नॉन डिस्पर्सिव मीडिया का मतलब कि फ्री स्पेस, वहां पे फॉर ऑल वेवलेंथ के लिए वेलोसिटी जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो dVp अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यदि dVp अपॉन डी लैम्डा 0 आता है तो ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू द फेज वेलोसिटी। और ये आपका वैल्यू जो है एग्जामिनेशन में दे देता है, सो दैट Vg इक्वल टू Vp इन नॉन डिस्पर्सिव मीडिया। तो इस तरह से आप उसको डिफाइन करके दिखा देंगे। तो इतने जो क्वेश्चन हमने बताया है, ये सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आपको मिल सकता है। और हम समझ रहे हैं कि आप ये सारे क्वेश्चन को रेडी भी कर लेंगे, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन और अच्छा हो। इसके अलावा भी जो क्वेश्चन आपको लगेगा वो भी आप लोग रेडी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलता रहे। ओके, thank you for watching my video Science with Physics. Okay, thank you.